हम देखते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाउंड बाय। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम फाउंड कर सकते हैं? तो पहले नंबर पे है डिफरेंशिएटिंग डिस्टेंस। अब आपने डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं समझा होगा, पर अब आप कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है किसी हिसाब से। पर हम बाकी एमसीक्यूज को देखेंगे, अगर हमें सही एमसीक्यूज ऑप्शन का नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसमें राउंड ऑफ वाला फार्मूला लगाएंगे, बाकी जो ऑप्शन है उसको राउंड ऑफ करते जाएंगे और अपने सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे। तो अब आप देखें तो ए तो हमारा क्या होगा, पेंडिंग में चला गया। अब आप बी ऑप्शन को देखें, भैया लांगेस्ट पाथ, नहीं लांगेस्ट पाथ तो हमारी होती ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होती है। ये क्या होती है, ये हमारी होती है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये हमारी लांगेस्ट पाथ तो हो नहीं सकती। अब आप देखो डिफरेंशिएटिंग पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हो सकता है। अब आप देखो इंटीग्रेटिंग स्पीड, मैंने पहले ही बता दिया था, स्पीड का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेशन नहीं होता। इसका ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आपस में जो हमने सर्कुलर मोशन में या डिफरेंट मोशंस में रिलेशन पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी या डिस्टेंस ज़्यादा होगी, उस हिसाब से उस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आपस में रिलेशन बताने के लिए हमें कभी भी स्पीड की नहीं ज़रूरत पड़ती, बल्कि हम स्पीड को इस तरह से लेते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कस किया। जब हम ये स्पीड और वेलोसिटी वाला लेक्चर करेंगे तो हम इसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अब आप देखो ए ऑप्शन भी आ गया, सी ऑप्शन भी आ गया। आप कहेंगे कि ये दोनों हो सकते हैं, पर डिफरेंशिएटिंग डिस्टेंस का से इसका रिलेशन नहीं बनता। डिस्टेंस मतलब लॉन्गेस्ट पाथ, फिर तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट लॉन्गेस्ट पाथ हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ हमारा इनडायरेक्ट डिस्टेंस ही होता है। तो जब हम लॉन्गेस्ट पाथ वाले को गलत करते हैं तो डिस्टेंस वाले ऑप्शन को भी गलत कर देंगे। अब हमारा बचाएगा डिफरेंशिएटिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने ये इसको टिक कर लेना है। हमने पढ़ा भी था बार बार, जब हमने डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर किया था तो हमने विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही हमने डिस्कस किया था। और डिफरेंशिएटिंग का बेसिक मकसद यही होता है कि इसका मतलब होता है चेंज, यानी चेंज पोजीशन में आ रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखें कि 7 नंबर एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव ओनली, नहीं पॉजिटिव हो सकती है, पर ओनली जो है इसके हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव तो हो सकती है, पॉजिटिव ओनली नहीं हो सकती। अब आप डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकती है इसको हम देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था, अगर आपने वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे आप वो भी देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट पहले नंबर पे पॉजिटिव हो सकती है, अगर बॉडी हम सिलेक्ट, जो भी हमने डायरेक्शन सिलेक्ट किया है उसी डायरेक्शन में पैरेलल टू डायरेक्शन या अलोंग डायरेक्शन अगर मूव कर रही है, जो भी डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव तब होगी जो भी हमने अपोजिट टू सिलेक्टेड डायरेक्शन, अपोजिट टू सिलेक्टेड डायरेक्शन, अगर बॉडी मूव कर रही है अपोजिट टू सिलेक्टिव डायरेक्शन, जो भी हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर किया है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो नेगेटिव होगी। और अगर क्लोज पाथ है, या हमने बार बार डिस्कस किया है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, इनिशियल पॉइंट अगर फाइनल पॉइंट, यानी जो भी डायरेक्शन हमने चूज किया है उसके अलोंग या पैरेलल बॉडी मूव कर रही है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, उसके अपोजिट मूव कर रही है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है या क्लोज पाथ है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव ओनली तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव ओनली भी गलत हो जाएगा, जीरो ओनली भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में आप देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप दूसरा एमसीक्यूज देखो, 8वां एमसीक्यूज, स्टूडेंट वॉक 5 मीटर नॉर्थ देन 12 मीटर ईस्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज। अब आप इस एमसीक्यूज में देखें कि बाहरी क्या कह रही है कि एक स्टूडेंट है वो कहाँ मूव कर रहा है। अब आपने इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेना है। आपने जहाँ भी स्टूडेंट को आपने लिया है उसको आपने ओरिजिन मान लेना है, ऐसे 4 क्वाड्रेंट बना लेने। ऊपर के ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, ये आपने पूरी फिजिक्स में यूज करना है, तो इस टेबल को, इस डायरेक्शन वाले कंपास को आपने लाजमी तौर पर याद करना है। नॉर्थ साउथ, इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ईस्ट होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेस्ट होता है। अब क्या कह रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है 5 मीटर नॉर्थ। अब बॉडी 5 मीटर नॉर्थ मूव कर रही है, तो यानी बॉडी यहाँ पर चली गई 5 मीटर। उसके बाद इसको, अब आपने इस पॉइंट को आपने ओरिजिन कंसीडर करना है। अगर ऊपर का है तो नॉर्थ, यहाँ का है तो ईस्ट, पीछे का है तो वेस्ट, नीचे का है तो साउथ। अब ये क्या कह रही है कि 12 मीटर ईस्ट, 12 मीटर ईस्ट अगर बॉडी मूव कर रही है तो यानी बॉडी इसके बाद यहाँ आई है। अब 12 मीटर ऐसे आई है। अब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है,
फाइंड हमें क्या करनी है, द डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी। अब आप डिस्प्लेसमेंट देखो, बॉडी अगर 5 मीटर ऊपर नार की तरफ गई है, 12 मीटर यहाँ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब हमने वेक्टर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस या फिर हमें ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगी यही हो जाएगी। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर इनको बीच में आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कोसेन एंगल जब 90 डिग्री होता है तो हम क्या, उसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो यही बन जाती है, a² + b²। अब आप यहाँ पे देखें कि a का स्क्वायर एक कौन सी चीज़ थी, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडिकल रूट 169 आ गया, जिसका हम रूट लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब आपने देखें 30 मीटर ऑप्शन में है या नहीं है। अब आप देखें कि 17 मीटर भी है, गलत हो जाएगा। 30 मीटर यही हमने ये अभी निकाला है, ये गलत हो जाएगा। 5 मीटर ये भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने लेके चलना है, हर एग्जाम के एमसीक्यूज करने हैं, प्रॉब्लम्स भी करने हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बन रहे हैं उसको भी आपने देख लेने हैं। अब आप एक और एमसीक्यूज देखें, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो या उसके बराबर, नहीं ये तो गलत है। या तो बड़ा हो, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है, या फिर इक्वल होता है, उससे छोटा नहीं होता। इसके मुताबिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो, यानी छोटा तो नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए ऑन स्ट्रेट पाथ, जी ये तो बिल्कुल सही है स्ट्रेट पाथ का, क्योंकि एक कंडीशन दी गई है, और स्ट्रेट पाथ में हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये हमारी कंडीशन तो सही है। बाकी अब देखें ऑप्शन सी में, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर तो होती है, पर ऑलवेज ग्रेटर नहीं होती। जब हम स्ट्रेट पार्ट में डिस्कस करते हैं तो स्ट्रेट पार्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। ऑलवेज वाला लफ्ज जो आया है इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। बात ए एंड बी, ए तो वैसे भी गलत है क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल नहीं होता डिस्प्लेसमेंट से, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये देख के यही एक ऑप्शन बनता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, कब, जब स्ट्रेट पार्ट हो स्पेसिफिक कंडीशन में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब आप 10th नंबर एमसीक्यूज में देखें, अ पर्सन वॉक्स ऑन अ कंप्लीट सर्कल एंड स्टॉप्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज। अब आप बॉडी को देखें कि वो सर्कुलर पार्ट में मूव किया है, और इनिशियल और फाइनल जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वहीं पे आके एग्जैक्ट रुका है। अगर ये हाफ सर्कल करता तो फिर भी हम फार्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लेते, अगर ये यहाँ पे कहता तब भी हम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लेते, क्योंकि हमने जो लेक्चर 2 था डिस्प्लेसमेंट का उसमें हमने ये डिफरेंट फार्मूले देखे। अब ये कह रहा है कि अबाउट अ पर्सन वॉक्स इन अ कंप्लीट सर्किल एंड स्टॉप्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके खत्म किया है उसने अपनी जर्नी को, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, नहीं ये तो डिस्टेंस होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिस्टेंस या टोटल पार्ट होगा इस कंडीशन में, तो ये जिसका बड़ा फार्मूला क्या हो जा रहा है 2πr, तो ये तो गलत हो जाएगा। टॉस द रेडियस, नहीं ये तब होगा डिस्प्लेसमेंट जब क्या हो जाएगी, जब हाफ सर्कल होगा, ये भी हमने फार्मूला देखा था। और डी में क्या कहता है, के नॉट बिना, नहीं डिटरमाइन तो कर सकते हैं क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल सेम है। जब इनिशियल और फाइनल सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड किस पे करती है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। तो फिर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जब क्योंकि हमने फार्मूला देखा था चेंज इन पोजीशन x2 - x1, क्योंकि फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, डेल्टा x पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमने आज देखे कि टॉप 10 एमसीक्यूज कैसे सोल्व करें, उसकी ट्रिक्स देखी, उसको बैक फॉरवर्ड में कैसे लेके जाना है, बैकवर्ड में, और एक पॉइंट पे हमने फोकस किया कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन आपस में एक्सप्रेस करने के लिए हमें स्पीड पे वो डिपेंड नहीं करती। हमने कोसेन लॉ का जो फार्मूला है वो उसको यूज करके जो है डिस्प्लेसमेंट निकाली, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, 0 कब होती है, सर्कल में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब जो है इक्वल होते हैं, और ऑलवेज डिस्टेंस कैसे जो है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने टॉप 10 बेस्ट एमसीक्यूज देखे।